आपका पीकेजीएस में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और न केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी यह एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन कैसा था। लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों उत्तर वैदिक आर्यों के आर्थिक और सामाजिक जीवन की, तो ऋग वैदिक काल की अपेक्षा इनके जीवन में अधिक स्थायित्व आया। यानी कि ऋग वैदिक काल के शुरुआती चरणों में जो आर्यों का जो जीवन था वह घुमंतु था। क्या था दोस्तों? घुमंतु, यानी कि वह घूमते रहते थे, एक स्थान पर निश्चित रूप से टिककर वह नहीं रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में चूँकि लोहे की खोज हो चुकी थी और कृषि को प्रमुखता मिलने लगी थी, इसलिए आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया। यानी कि वह एक निश्चित जगह पर बसने लगे और वहीं पे रहने लगे। इसके अलावा इसके अगर साक्ष्यों की बात किया जाए तो इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे कि चित्रित घूसर मृदभांड और उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड से इसके साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। मृदभांड दोस्तों मिट्टी के बर्तन होते हैं। मिट्टी के जो बर्तन वगैरह उस समय प्रयोग में लाए जाते थे उनको हम लोग मृदभांड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वह था कृषि का महत्व बढ़ा। यानी कि ऋग वैदिक काल में आपके पशुपालन को ज़्यादा महत्व मिला था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि को महत्व ज़्यादा मिलने लगा और पशुपालन का महत्व कम होने लगा। चूँकि लोहे का आविष्कार हो चुका था, एक तरह से आविष्कार क्या, लोहे की खोज हो चुकी थी और इस कारण लोहे की खोज के कारण कृषि को बढ़ावा मिला। लोहे को कृष्ण अयस या फिर श्याम अयस के नाम से जाना जाता था और लोहे के प्रयोग से कृषि में क्रांति देखने को मिली, क्योंकि नए नए औजारों का प्रयोग होने लगा, जिससे कि कृषि में बहुत भारी वृद्धि देखने को मिली। और लोहे की खोज आपकी 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा के अतरंजी खेड़ा में हुई थी। इसका मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। तो लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व के आसपास होती है और 1000 ईसा पूर्व के आसपास ही उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि वैदिक कालों को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, उत्तर वैदिक काल और एक है ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल की जो समय सीमा है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास है और उत्तर वैदिक की जो समय सीमा है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास इसका निर्धारण हुआ है। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि जो मैं कंटेंट आपको देता हूँ वो बहुत ही कम समय में ज़्यादा मैं देने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। इसके अलावा बात किया जाए उत्तर वैदिक काल के कृषि के बारे में, तो उत्तर वैदिक आर्यों का जो व्यवसाय था, प्रमुख आय का साधन था, वह कृषि था। यानी कि कृषि से उनको मुख्य आय प्राप्त होती है। अगर बात की जाए शतपथ ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण दोस्तों किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर आप वेदों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आप इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में हमको ये पता चलता है कि हलों में 6, 8, 12 या 24 बैल को जोता जाता था और उनसे खेत जुताई का कार्य होता था। और शतपथ ब्राह्मण में ही जुताई के लिए, यानी कि जुताई के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ऐसा प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि कर्षण या कृषंत किसके लिए प्रयोग होता है, या फिर बुआई के लिए निम्नलिखित से कौन सा शब्द प्रयोग होता है। इसलिए इन सारे शब्दों को आप लोग नोट बना के उसको नोट कर लीजिए। तो शतपथ ब्राह्मण में अगर बात किया जाए तो जुताई हेतु कर्षण या फिर कृषंत का प्रयोग होता है। बुआई के लिए दोस्तों वपन या वपंत का प्रयोग होता है। उसी प्रकार कटाई के लिए लूनन या लूनंत का प्रयोग होता है। मड़ाई के लिए मृण या फिर मृडंत का प्रयोग
किया जाता था। ये उत्तर वैदिक काल की मैं बात बता रहा हूँ दोस्तों, उनमें इन सब के लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार अतरंजी खेड़ा से हमको जौ, चावल और गेहूं के प्रमाण मिलते हैं। और अतरंजी खेड़ा और किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो अतरंजी खेड़ा से ही 1000 ईसा पूर्व के आसपास हमको लोहे के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से सर्वप्रथम लोहा प्राप्त हुआ था भारत में। हल के लिए दोस्तों सिर का प्रयोग किया जाता था, यानी कि सिर का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? हल के लिए। उसी प्रकार हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, वहाँ से हमको चावल और जंगली गन्ने के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और गोबर की जो खाद थी उसको हम लोग करीश के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे? करीश के नाम से उसको हम लोग जानते थे। अब कुछ अनाजों के बारे में देख लिया जाए, उनके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में होता रहा है। चावल के लिए अगर बात करें दोस्तों तो उसको ब्रीही या फिर तंदुल के नाम से जाना जाता था। गेहूं को गोधुम बोला जाता था। धान को शाली बोला जाता था। उड़द को माश बोला जाता था। अगर सरसों की बात करें तो सरसों को शारी शाखा बोला जाता था। गन्ना को इक्षु बोला जाता था। अलसी को उम्पा बोला जाता था और शन को शन बोला जाता था। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा शायद ही आपको YouTube में कोई फ्री के वीडियो में आपको देखने को मिले। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि सभी बच्चों को फ्री में ही सारी चीज़ें मैं बता दूं और उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़े, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है दोस्तों जो कि आप जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो और अगर बात किया जाए दोस्तों उस काल में सिंचाई हेतु, तो सिंचाई के लिए कुओं और तालाबों के अतिरिक्त प्रथम बार अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख मिलता है। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नहरों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम हमको किस में देखने को मिलता है, तो अथर्ववेद में हमको सर्वप्रथम नहरों का भी जिक्र देखने को मिलता है। किसके लिए? सिंचाई के लिए। उसी प्रकार अथर्ववेद में अतिवृष्टि और अनावृष्टि से फसलों की रक्षा हेतु मंत्रों का भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अथर्ववेद किस वेद से संबंधित है। और फसलों की प्रकार की बात करें तो फसलों के 2 प्रकार उस समय होते थे। एक थे कृष्टिपच्च जो कि खेती करके पैदा होता था, यानी कि जो किसान हल चलाता था, खेतों को जोतता था, उसमें अनाज बोता था और उसमें से जो पौधे निकलते थे उनको हम लोग कृष्टिपच्च बोलते थे। और एक था अकृष्टपच्च, यानी कि बिना खेती के ही पैदा होने वाले फसल अकृष्टिपच्च के नाम से जाने जाते थे। अब बात करते हैं पशुपालन की। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य पशु थे, पालतू पशुओं की मैं बात कर रहा हूँ, गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे और सूअर इत्यादि यह प्रमुख पशु थे। इस समय दोस्तों हाथियों के पालन का भी प्रचलन प्रारंभ हो गया था, यानी कि आर्यों ने हाथियों को भी पालने की शुरुआत कर दी थी। हाथी के लिए हस्ती या फिर वारन शब्द का प्रयोग हुआ ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में। और हाथियों को जो अंकुश करने के लिए या अंकुश होता था उनको नियंत्रित करने के लिए उसको हस्तिप कहते थे दोस्तों। यानी कि हस्तिप क्या होता था? अंकुश, जिसके माध्यम से हाथियों को नियंत्रण में किया जाता था। इसके अलावा गाय को मारने वालों को मृत्यु दंड देने का प्रावधान था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में भी गाय की हत्या करने वालों को मृत्यु दंड देने का प्रभाव था। और उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार गाय इस समय की भी एक प्रमुख पशु थी। दोस्तों ये उत्तर वैदिक काल अर्थव्यवस्था का प्रथम भाग समाप्त होता है। दूसरे भाग के साथ हम जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।